हे गाइस, वेलकम टू इक्लिप्स एजुकेशन। बिहार जीविका भर्ती सीरीज में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जो कि सिलेबस में दिया गया है, ऑर्गेनाइजेशन। तो नेशनल और इंटरनेशनल दोनों ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये दोनों वीडियो साथ में चलते रहेंगे, नेशनल के भी आएंगे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के भी आएंगे। देखिए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अगर हम लोग वर्ल्ड वाइड देखें तो बहुत बड़ा है, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट्स ही मैं डिस्कस करूंगा। तो ये साथ में चलते रहेंगे। नेशनल में बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन है क्योंकि ये हमारे देश की बात हो रही है। तो इसमें हम लोग जितने भी हो सकते हैं, कई वीडियोज़ में इसके कई पार्ट्स आएँगे, उसमें मैं डिस्कस करूँगा पूरे अच्छे तरीके से, जो भी इससे फैक्ट्स हो सकते हैं, ताकि आपके एग्ज़ाम में इससे कोई क्वेश्चन ना छूटे। इसमें हम लोग पूरा डिटेल्स लेंगे और एमसीक्यू भी डिस्कस करेंगे। तो मेरा नाम है अभिषेक, इक्लिप्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सिलेबस में जैसा कि दिया गया है नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इससे 3 क्वेश्चन रहेंगे। तो हो सकता है वो नेशनल से रहे या फिर इंटरनेशनल से रहे। तो एक-एक करके हम लोग सब कुछ अच्छे से डिस्कस करेंगे। देखिए, मैंने ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको कुछ कैटेगरी में बाँट दिया है। एक ही बार लेके सबको नहीं बताया है कि ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑर्गेनाइजेशन है। ऐसे आपको याद करने में बहुत आसानी होगी। आप नोट्स भी बनाओगे तो आपको बहुत सहूलियत होगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल और लेजिस्लेटिव बॉडीज़, उसमें कौन-कौन से ऑर्गेनाइजेशन आते हैं। फिर आर्थिक और वित्तीय संस्थाएँ, उसमें कौन-कौन से संगठन होते हैं, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। साइंस और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड इसी तरीके से बहुत सारे कैटेगरीज़ मैंने बाँटा है। तो चलिए सबसे पहला हम लोग देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लेजिस्लेटिव बॉडीज़। तो इसमें देखिए 4 ऑर्गेनाइजेशन हैं। हो सकता है मुझे कुछ और इम्पोर्टेंट लगेगा तो मैं अगले वीडियो में ले आऊँगा। सबसे पहला है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, फिर यूपीएससी, फाइनेंस कमीशन और सीएजी, जिसे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया बोला जाता है। तो एक-एक करके इन सबको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है संवैधानिक या विधायी निकाय में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950। किस अनुच्छेद के तहत? हमारे संविधान में ये चूँकि कॉन्स्टिट्यूशनल है तो हमारे संविधान में इसका वर्णन होगा अनुच्छेद 324 के तहत। देखिए, इससे जो भी रिलेटेड फैक्ट्स हो सकते हैं वह मैं डिस्कस करूँगा। जैसे कि ये कब स्थापित की गई थी, किस अनुच्छेद में है, अगर वह संवैधानिक निकाय है तो हेडक्वार्टर कहाँ है, इनके चेयरमैन की नियुक्ति कौन करता है, कार्यकाल क्या होता है, स्ट्रक्चर, संरचना, किसी-किसी ऑर्गेनाइजेशन में संरचना समझाना ज़रूरी है। फिर इसका काम क्या होता है और चेयरमैन पहला और अभी करंट में। तो एक-एक करके इन सब चीज़ को डिस्कस करते हैं। यहाँ मैंने बताया 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। इसीलिए हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इनके चेयरमैन की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति। और इनका कार्यकाल क्या होता है? 6 साल या फिर 65 साल तक। मतलब कि अगर वो 62 साल की उम्र में उनकी नियुक्ति हो रही है तो ऐसा नहीं कि 62 और 6 68 साल तक वो उस पद पे बने रहेंगे। मतलब 65 साल अगर उनका पूरा हो गया तो वो रिटायर कर जाएँगे। इसकी संरचना क्या होती है? तो एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और बाकी नीचे 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। तो हम लोग चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ही नाम याद रखेंगे। तो सबसे पहले जो चेयरमैन थे वह सुकुमार सेन थे 1950 में, और अभी वर्तमान के हैं ज्ञानेश कुमार जी, यानी ये 26वें क्रम के भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। अब यह काम क्या करती है? तो ये देखिए सबको पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। तो ये इलेक्शंस करवाती है किसके लिए? पार्लियामेंट, जैसे लोकसभा, राज्यसभा हो गया, फिर विधानमंडल में विधानसभा, विधान परिषद, और प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस। उसके बाद इसके जो प्रिपरेशन होते हैं, जैसे इलेक्टोरल रोल तैयार करना, वोटिंग लिस्ट जिसे हम लोग बोलते हैं आम भाषा में। उसके बाद फिर पार्टीज़ के जो ये चुनाव चिन्ह होते हैं वो सब यही लोग आवंटित करते हैं, यानी कि चुनाव आयोग ही आवंटित करते हैं। अब चलिए दूसरा जो निकाय है वह है यूपीएससी, यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1926 को। देखिए, फिर बाद में इसे आर्टिकल 315 के तहत ऐड कर दिया गया था 1950 में। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली है। इनके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं? तो हम भारत के राष्ट्रपति, और इनका भी कार्यकाल 6 साल या फिर 65 साल तक बना रहता है। काम क्या करती है ये सभी को पता है। एग्जाम कंडक्ट करवाती है, बहाली पे ये एडवाइस करती है, प्रमोशन करवाती है, ट्रांसफर, डिसिप्लिनरी एक्शन, और राज्यों को भी ये असिस्ट करती है। मतलब उनको भी ये सहायता प्रदान करती है। कैसे? जैसे आप बीपीएससी हो गया बिहार के रिलेटेड, तो बीपीएससी को भी यूपीएससी कई बार कुछ गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद पहले चेयरमैन कौन थे? तो सर रॉस बारकर 1926 में, और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं यूपीएससी के डॉक्टर अजय कुमार। अब चलिए अगला संवैधानिक निकाय हम लोग देखते हैं फाइनेंस कमीशन, जिसको वित्त आयोग बोला जाता है। तो इसकी स्थापना हुई थी 22 नवंबर 1951 में, और यह हमारे संविधान के आर्टिकल 280 के तहत वर्णित है। हेडक्वार्टर नई दिल्ली है और इनके अध्यक्ष की नियुक्ति हमेशा राष्ट्रपति करते हैं। इनका कार्यकाल 5 साल होता है,
और ये बेसिकली काम क्या करते हैं? तो टैक्स डिवोल्यूशन कहने का मतलब कि टैक्स का वितरण ये करते हैं, ग्रांट इन एड्स मतलब कि किसको कितना अनुदान देना है, इस पे ये लोग सिफारिश करते हैं, फाइनेंस कमीशन, ये कभी भी खुद नहीं बाँटते हैं। लोकल बॉडीज़ को ये सपोर्ट करते हैं, यानी कि स्थानीय स्वशासन को ये सपोर्ट करते हैं और दूसरा भी जो वित्तीय सिफारिश होता है, ये करते हैं, लेकिन ये खुद रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं उस चीज़ को बाँटने के लिए। अब चलिए चेयरमैन देखते हैं, तो सबसे पहले फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन थे केसी नियोगी जी और अभी वर्तमान में चल रहा है 16वां वित्त आयोग 2025 में, तो इसके अभी चेयरमैन है वर्तमान में डॉक्टर अरविंद पनगरिया। अब संवैधानिक निकाय में सबसे लास्ट है आपका सीएजी यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो इसकी स्थापना हुई थी 1858 में। देखिए उस समय कुछ और नाम बोला जाता था, उस समय अंग्रेजों का शासन था। ये स्थापित उसी समय हो गई थी, लेकिन किसी और नाम से। लेकिन 1950 में इसका फाइनली नाम बदल के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया और यह हमारे संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत वर्णित है। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली है। अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? तो हमेशा राष्ट्रपति करते हैं और इनका कार्यकाल 6 साल या फिर 65 वर्ष तक बना रहता है। काम क्या करती है? तो सरकारी अकाउंट को ऑडिट करती है। सरकारी अकाउंट और जो भी संस्थाएँ होती हैं उनकी ऑडिट करती है, मतलब प्राइवेट नहीं, ये सरकारी संस्था की ही रिपोर्ट बनाती है और बहुत अलग-अलग तरीके के ये ऑडिट करती है, बहुत बड़े पैमाने पे। सबसे पहले चेयरमैन कौन थे? यानी सबसे पहले सीएजी उनको बोला जाए, वी नरहरि राव। और वर्तमान में 2025 में कौन है वर्तमान के सीएजी? तो श्री के संजय मूर्ति। तो चलिए यहाँ कंप्लीट हुआ हमारा संवैधानिक या फिर विधायक निकाय। अब हम लोग दूसरा सेक्शन देखते हैं, आर्थिक एवं वित्तीय संस्थाएं। देखिए इसमें कौन कौन से हम लोग इंस्टीट्यूट देखेंगे, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे आरबीआई हो गया, सेबी है, आईआरडीएआई, नबार्ड और सिडबी। नबार्ड और सिडबी आप लोगों को जानना जरूरी क्यों है? क्योंकि आप लोग तैयारी कर रहे हैं जीविका एनआरएलएम की, और एनआरएलएम की सबसे बड़ी जो फंडिंग होती है ये नबार्ड के थ्रू ही होती है, तो इसके बारे में आप लोग को जानना बहुत जरूरी है। चलिए सबसे पहला है आरबीआई। तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई अधिनियम 1934 के द्वारा। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र है। इसका कार्यकाल जो होता है, इनके मतलब गवर्नर का कार्यकाल होता है वह 5 साल। काम क्या होता है? तो आरबीआई के मुख्य कार्य जैसे हैं मौद्रिक नीति तैयार करना, मॉनेटरी पॉलिसी, मुद्रा जारी करना और वित्तीय स्थिरता और आर्थिक विकास सुनिश्चित करना। तो ये वित्तीय स्थिरता जैसे इन्फ्लेशन जो होता है, इन्फ्लेशन कंट्रोल करना आरबीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब हम लोग देखते हैं इसके गवर्नर। तो सबसे पहले गवर्नर थे ऑसबॉर्न स्मिथ, लेकिन अगर ये पूछा जाए कि सबसे पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, तो सीडी देशमुख जी थे। और उसके बाद अभी वर्तमान में जो 26वें क्रम के गवर्नर हैं आरबीआई के, वह हैं संजय मल्होत्रा जी। यहाँ आरबीआई के बारे में एक चीज बताना मैं भूल गया कि ये एपेक्स बॉडी है, मतलब बैंकिंग का ये सबसे ऊंचा संस्थान है। ये खुद कोई डिमांड डिपॉजिट वगैरह सबमिट नहीं करती, ना खुद लोन देती है। ये लोन जब भी देती है तो बैंक्स को देती है, किसी एक अकेला इंसान को ये नहीं दे सकती। अब दूसरा है सेबी, जिसे बोला जाता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग इसे? तो भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई थी। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है और इनके जो अध्यक्ष होते हैं उनका कार्यकाल 3 साल है। अब ये काम क्या करती है? जैसे अभी हमने आरबीआई के बारे में पढ़ा कि ये बैंकिंग की सबसे ऊंची संस्थान है, ठीक उसी तरीके से सेबी जो है ये स्टॉक मार्केट की सबसे ऊंची संस्था है। स्टॉक मार्केट को ही बेसिकली ये रेगुलेट करती है। आरबीआई जैसे रेगुलेट करती है सारे बैंकिंग को, चाहे वो कमर्शियल है या फिर नॉन कमर्शियल है, उसी तरीके से सेबी जो है ये स्टॉक मार्केट को कंट्रोल करती है। उनके मार्केट में जो भी नियम और कानून होते हैं वो सेबी ही बनाती है। ये एक तरीके की यह रेगुलेटरी बॉडी है। इसके फर्स्ट चेयरमैन कौन थे? तो एस ए डावे 1988 में, और वर्तमान में यानी कि 2025 में सेबी के कौन चेयरमैन है? तो तुहिन कांता पांडे। अब अगला है आईआरडीए यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। हिंदी में इसे बोला जाता है बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण। देखिए अभी जैसे आरबीआई के बारे में बताया कि वो बैंकिंग को रेगुलेट करते हैं, सेबी स्टॉक मार्केट को करती है, ठीक उसी तरीके से आईआरडीए इंश्योरेंस के लिए एपेक्स बॉडी है। इंश्योरेंस से रिलेटेड जो भी नियम कानून होते हैं, गाइडलाइन होते हैं, वो आईआरडीएआई ही बनाती है। जो भी आपका इंश्योरेंस कंपनी आप सुनते हैं, एलआईसी हो गया या फिर कोई सा भी, एग्जांपल के तौर पे कोई सा भी आप सुनते हैं, वह आईआरडीए के नियम कानूनों के तहत ही काम करती है। इसकी स्थापना हुई थी 1999 में, लेकिन ये कार्यरत हुआ था यानी ऑपरेशनल हुआ था वर्ष 2000 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हैदराबाद तेलंगाना। देखिए मोस्टली हम लोग कंफ्यूज करते हैं कि मुंबई होगा या फिर दिल्ली होगा, लेकिन कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर अलग है, जैसे आईआरडीएआई का हैदराबाद तेलंगाना में है।
ये काम क्या करती है? जैसा मैंने बताया कि ये एक एपेक्स बॉडी है इंश्योरेंस के लिए। ये कंट्रोल करती है और रेगुलेट करती है इंश्योरेंस कंपनीज़ को। चेयरमैन देख लेते हैं, तो सबसे फर्स्ट चेयरमैन थे एन रंगाचारी और वर्तमान में 2025 में आईआरडीएआई के चेयरमैन हैं अजय सेठ। अब हम लोग देखते हैं सिडबी यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। देखिए ये भी जानना हमें बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम लोग बेसिकली रूरल डेवलपमेंट के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, वो उस क्षेत्र के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। तो उसमें सिडबी और नाबार्ड बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। इसकी स्थापना हुई थी 2 अप्रैल 1990 में और हेडक्वार्टर देखिए यहाँ भी इसका लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। सिडबी क्या काम करती है बेसिकली? तो सिडबी बेसिकली ये सबसे मुख्य वित्तीय संस्था है जो लोन प्रोवाइड करती है एमएसएमई सेक्टर को, यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज सेक्टर को। अब इसके चेयरमैन को हम लोग देख लेते हैं, तो सबसे पहले थे डॉक्टर शैलेंद्र नारायण और वर्तमान में सिडबी के चेयरमैन है यानी कि 2025 में श्री मनोज मित्तल। तो ये जो बैंक है सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये बेसिकली एमएसएमई को ये फंड करती है। किसी इंडिविजुअल किसी एक इंसान को ये आप वहाँ जाके लोन लीजिएगा या अकाउंट खुलवाइएगा तब ऐसा नहीं हो सकता। अब सबसे लास्ट में है आपका नाबार्ड यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। देखिए इसके बारे में जो भी आप अपने एंड से इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं आप ले लीजिए, क्योंकि नाबार्ड से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं जीविका के एग्जाम में किसी भी पोस्ट में। इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र है। अब इसके कार्य को हम लोग देख लेते हैं, ये बेसिकली करती क्या है। तो नाबार्ड का मेन फंक्शन है कि ये लोन प्रोवाइड करती है, फाइनेंस करती है रूरल लैंडिंग इंस्टीट्यूशन को। मतलब नाबार्ड लोन देती है लेकिन डायरेक्ट किसी इंसान को नहीं देती। जैसे कि रूरल डेवलपमेंट में अगर एनआरएलएम काम कर रहा है या फिर बीआरएलपीएस जीविका जिसको बोलते हैं वह काम कर रही है, तो नाबार्ड हमेशा जीविका को लोन प्रोवाइड करेगी या फिर किसी बैंक को, ना कि वो किसी इंसान को। जैसे एसएसजी में जो भी मेंबर्स हो गए, नाबार्ड कभी भी उनको नहीं देगी। ये कंसेप्ट आप लोग क्लियर रखिएगा। ये हमेशा, जैसे ये एसएसजी है, इनकी महिलाओं को अगर लोन लेना है तो वो कोई बैंक जाएंगे, चाहे कोऑपरेटिव बैंक हो गया या फिर सरकारी बैंक हो गया, उसमें जाएंगे। इनको कौन फंड करेगा? तो नाबार्ड फंड करेगा और ज़्यादातर ये कृषि और ग्रामीण विकास के गतिविधियों के लिए यह फंड करती है। अब इनके चेयरमैन को देख लेते हैं, तो सबसे पहले चेयरमैन थे एम राम कृष्णैया और वर्तमान में 2025 में जो नाबार्ड के चेयरमैन है शाजी केबी। तो ये सब देखिए आप लोग नोट्स बना लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा। अब आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट, देखिए टारगेट बैच तो हमारा चल ही रहा है और ऑलमोस्ट वो कंप्लीट भी हो गया है ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर का। अब नया जो बैच है वह 27 अगस्त 2025 से लॉन्च होने जा रहा है। बहुत सारे दोस्तों का बहुत कॉल आ रहा है और मैसेज भी आ रहा है कि सर सीसी और एसी का नया बैच कब स्टार्ट होगा, बीपीएम का नया बैच कब स्टार्ट होगा। तो 27 अगस्त 2025 से हम लोग बीपीएम सीसी यानी कि कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर और एरिया कोऑर्डिनेटर के लिए एक नया बैच लॉन्च करने जा रहे हैं। तो अभी भी बहुत ज़्यादा देर नहीं हुआ। देखिए 15 अगस्त को मैंने स्टार्ट किया था और आज है 25 अगस्त। कितना जल्दी इसका सिलेबस जो सब्जेक्ट नॉलेज है वो मैंने कवर कर दिया। तो अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप या फिर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। चलिए अब अगला देखते हैं कैटेगरी विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थाएं यानी कि साइंस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं? जैसे इसरो हो गया, सीएसआईआर, डीआरडीओ, आईसीएमआर और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। एक एक करके इनको देखते हैं हम लोग। सबसे पहला है आपका इसरो। तो इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। हेडक्वार्टर कहाँ है? तो बेंगलुरु कर्नाटका। और ये काम बेसिकली क्या करती है? तो ये डिजाइन करती है, बनाती है और लॉन्च करती है क्या? तो सैटेलाइट और रॉकेट्स। अगर चेयरमैन की बात की जाए तो सबसे पहले इसरो के चेयरमैन थे डॉक्टर विक्रम साराभाई 1969 में और वर्तमान में यानी कि 2025 में इसरो के चेयरमैन कौन है? तो वी नारायणन। तो ये इसरो डीआरडीओ से, इसके चेयरमैन से हमेशा सवाल रहता है, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो, या तो डीआरडीओ से रहेगा या फिर आपका इसरो से रहेगा। अगला है सीएसआईआर यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 26 सितंबर 1942 को। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। अब ये क्या काम करती है? तो यह इंडिया की मेन एजेंसी है जो साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल रिसर्च करती है। ये साइंस और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके नए इंडस्ट्रीज, इनोवेशन और लोगों की ज़िंदगी को सुधारने का यह प्रयास करती है। इसमें ये नहीं होते, चेयरमैन नहीं होते, इसमें डायरेक्टर जनरल होते हैं। तो सबसे पहले सीएसआईआर के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर थे और वर्तमान में यानी कि 2025 में सीएसआईआर के डायरेक्टर जनरल हैं डॉक्टर एन कलाई सेल्वी। ये इसका लोगो रहा है, इससे भी आप लोग पहचान सकते हैं। अब अगला है डीआरडीओ, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसकी स्थापना हुई थी आपका 1958 में। हेडक्वार्टर नई दिल्ली है और यह काम क्या करती है डीआरडीओ? हम सभी जानते हैं कि डीआरडीओ 1958 में हुई थी, हेडक्वार्टर नई दिल्ली है। इसके अध्यक्ष के बारे में भी हम लोग जानते हैं, लेकिन ये काम क्या करती है थोड़ा सा मैं यहाँ स्पष्ट कर देता हूँ।
तो ये डिज़ाइन करती है, डेवलप करती है एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजीज़ जो हमारे भारतीय सेना इस्तेमाल करते हैं, चाहे वह सेना रहे, थल सेना, वायु सेना या फिर जल सेना। इनके लिए ये क्या करती है, डिफेंस टेक्नोलॉजी तैयार करती है, जैसे आपका मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम हो गया या फिर ये एंटी मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम, जो भी हम लोगों ने इंडिया-पाकिस्तान युद्ध के दौरान देखा या फिर हम लोग पढ़ते हैं, तो उसमें डीआरडीओ का बहुत बड़ा योगदान रहता है। ये उसी चीज़ पे काम करती है। वेपन सिस्टम भी ये इजाद करती है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए, ताकि जो डिफेंस से रिलेटेड टेक्नोलॉजी है, वह दूसरे देश पे ना निर्भर हो सके। तो डीआरडीओ बस यही कोशिश करती है कि ये हम लोग सेल्फ रिलायंट बने आपका डिफेंस टेक्नोलॉजीज़ और वेपन सिस्टम में। चेयरमैन की बात की जाए तो सबसे पहले चेयरमैन थे डीआरडीओ के डॉक्टर डीएस कोठारी। इनका पूरा नाम था दौलत सिंह कोठारी और वर्तमान में डीआरडीओ के चेयरमैन हैं डॉक्टर समीर वी कामत। अब चलिए अगला है आईसीएमआर यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद। तो इसकी स्थापना को थोड़ा-सा ध्यान से देखिएगा। 1911 में यह स्थापित तो हुई थी, लेकिन किस नाम से? आईआरएफए, जिसे बोला जाता है इंडियन रिसर्च एंड फंड एसोसिएशन। बाद में यानी कि 1949 में इसका नाम बदलकर आईसीएमआर कर दिया गया, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ये क्या काम करती है वो हम लोग देखते हैं। पहले हेडक्वार्टर, तो हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। ये बेसिकली क्या करती है, तो मेडिकल रिसर्च से रिलेटेड जो भी रिसर्च होता है मेडिकल फील्ड से रिलेटेड, ये काम करती है। जैसे कि अगर कोई बीमारी आई है या फिर किसी दूसरे देश में बीमारी चल रही है, तो इंडिया में उसके फैलने की क्या संभावना है, ये सारा चीज़ ये करती है। उसके रिगार्डिंग वैक्सीन्स और इलाज वो इजाद करती है। ये रिसर्च सालों भर चलते रहता है। हेल्दी प्रैक्टिसेस को भी ये प्रमोट करती है। चेयरमैन की बात की जाए तो सबसे पहले चेयरमैन थे आपका आईसीएमआर के डॉक्टर सीजी पंडित और वर्तमान में चेयरमैन है डॉक्टर राजीव बहल। अब अगला और सबसे लास्ट है आपका विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी बार्क। तो इससे भी सवाल कई सारे एग्जाम में देखने को मिल सकता है। इसकी स्थापना हुई थी 3 जनवरी 1954 और इसके फाउंडर जो थे, फाउंडर से ही मेनली क्वेश्चन रहता है। तो फाउंडर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के थे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। इसका हेडक्वार्टर ट्रॉम्बे मुंबई महाराष्ट्र में है। ये काम क्या करती है, इसका फंक्शन क्या है, तो ये भारत का मेन न्यूक्लियर रिसर्च फैसिलिटी है, जो कि न्यूक्लियर पावर जनरेशन हो गया, न्यूक्लियर साइंस को एडवांस करने की ये प्रयास करती है और रेडिएशन का इस्तेमाल करके मतलब पीसफुल या शांतिपूर्ण जो काम होते हैं, जैसे कि दवा बनाना, कृषि या फिर इंडस्ट्रीज़ में कैसे हम न्यूक्लियर को इस्तेमाल कर सकते हैं, इन सब चीज़ों पे ये रिसर्च करती है। चेयरमैन की बात की जाए तो सबसे पहला जो फाउंडर होंगे वही चेयरमैन होंगे, डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा। और वर्तमान में अभी बीआरएसी के चेयरमैन हैं, यानी कि 2025 में बीआरएसी के चेयरमैन हैं डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती। देखिए ये इसका लोगो रहा, लोगो से भी बहुत सारा चीज़ जो है विजुअलाइज़ होता है, मेमोराइज़ होता है। तो चलिए यहाँ कंप्लीट हुआ हमारा ऑर्गेनाइजेशन नेशनल का। इसमें मैंने अच्छे खासे लगभग 15-16 ऑर्गेनाइजेशन मैंने डिस्कस किया। अब इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द ही लाऊंगा। देखिए वीडियो लाने में मुझे थोड़ा समय इसलिए लगता है क्योंकि मैं कंटेंट को बहुत ही फिल्टर करके लाता हूँ, एकदम टू द पॉइंट उसका नोट्स बनाता हूँ। ऐसा नहीं कि किसी जगह से मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। कॉपी पेस्ट करूंगा तो एक दिन में 3-4 वीडियो ले आऊंगा, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, वो किसी काम का नहीं रहेगा। यूट्यूब भरे पड़े हैं वैसे चीज़ों से। मैं चाहे सब्जेक्ट नॉलेज हो गया, चाहे फिर आपका कंप्यूटर हो गया या फिर कोई और रिलेटेड स्कीम्स हो गए, तो स्कीम्स में भी जैसे कि हमारा 2 सीरीज़ आया है, उसमें मैं स्कीम्स को छाँटता हूँ, उनको फ़िल्टर करता हूँ कि कौन-सा स्कीम आपको जानने की ज़रूरत है इस एग्ज़ाम के पैटर्न को देख के। तो चलिए यहाँ कंप्लीट हुआ हमारा पार्ट 1, अब बहुत जल्दी पार्ट 2 लाऊँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।